हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स में भी अपन पढ़ेंगे 1D मोशन। ठीक है, एक विमीय गति। तो आज का लेक्चर आपका इंट्रोडक्शन होने वाला है, और इंट्रोडक्शन होगा मैकेनिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स के क्या क्या ब्रांचेज हैं, और अपने को जो चैप्टर पढ़ रहे हैं 1D मोशन, उस 1D मोशन कौन सी ब्रांच के अंदर आता है और इससे रिलेटेड पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स क्या होता है, जिसको आप यांत्रिकी भी बोलते हो। तो आपने देखा होगा कि नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर पार्टिकल्स होते हैं या ऑब्जेक्ट जो भी होते हैं, वो ऑब्जेक्ट गति करते रहते हैं, मोशन में रहते हैं या रेस्ट में रहते हैं, उनके अंदर फोर्स लग रहा होता है। तो उन सब चीजों का आप जो एनालिसिस करते हो, स्टडी करते हो, उसको क्या बोला जाता है, मैकेनिक्स बोला जाता है। ठीक है, अब इस मैकेनिक्स के भी दो पार्ट होते हैं। एक आपका होता है स्टैटिक्स, और एक होता है डायनेमिक्स। ठीक है, अब स्टैटिक क्या होता है, डायनेमिक क्या होता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट में है, तो इसकी रेस्ट की कंडीशन के अंदर इसमें क्या क्या फोर्सेज लग रहे हैं, इसका जो एनालिसिस किया जाएगा उसको बोला जाएगा स्टैटिक्स। ठीक है, तो इसमें आपका ऑब्जेक्ट जो है या पार्टिकल जो है वो किस में रहता है, रेस्ट में रहता है। किस में रहता है, रेस्ट में ना। ऑब्जेक्ट किस में रहता है, रेस्ट में रहता है। उस कंडीशन के अंदर जो स्टडी की जाएगी उससे बोलोगे स्टैटिक्स। ठीक है, डायनेमिक्स के अंदर क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपका मोशन में होता है। किसमें होता है, मोशन में। ठीक, डायनेमिक्स का मतलब ही मोशन है। ठीक है, तो स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, मोशन के अंदर होता है, उस कंडीशन में आप जो ऑब्जेक्ट की स्टडी करोगे या पार्टिकल की स्टडी करोगे उसे क्या बोला जाएगा, डायनेमिक्स। ठीक है, अभी डायनेमिक्स भी आपका आगे दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक होता है काइनेमेटिक्स, एक होता है काइनेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स के अंदर क्या होगा, जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो पार्टिकल है, उस पार्टिकल की मोशन की स्टडी की जाएगी, लेकिन जिस वजह से वो मोशन हो रहा है उस वजह की स्टडी नहीं की जाएगी। और जनरली आपको पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन होने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, फोर्स रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो इस काइनेमेटिक्स के अंदर अपन मोशन ऑफ ए पार्टिकल की स्टडी करेंगे विदाउट स्टडीइंग द कॉज ऑफ मोशन। गति का जो कारण है उस कारण की स्टडी अपन नहीं करेंगे। ठीक है, तो स्टडी ऑफ ए पार्टिकल विदाउट कंसीडरिंग ऑफ द फोर्स और कॉजिंग द मोशन। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, पार्टिकल की मोशन की स्टडी करेंगे, लेकिन वो किस वजह से मोशन में आ रहा है, जो रीजन है उस रीजन का भी अपन क्या करेंगे, स्टडी। तो यहां पर कौन इंक्लूड हो जाएगा, फोर्स इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन सीधी सीधी आती है, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरिंग द कॉज ऑफ मोशन। और कॉज ऑफ मोशन नॉर्मली क्या होता है, फोर्स होता है। इसमें क्या आएगा, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या पार्टिकल्स विथ रेफरिंग द कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, यहां कारण का भी स्टडी किया जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर क्या करते हैं, जब स्टडी ऑफ मोशन करेंगे तो वहां पर जो आपकी ज्योमेट्री है, पार्टिकल की मोशन की जो ज्योमेट्री है, उस ज्योमेट्री का ही अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टडी ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मोशन। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या करेंगे अपन, स्टडी ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मोशन के साथ साथ में
अपन फोर्स का भी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो उसे क्या बोला जाएगा, काइनेटिक्स बोला जाएगा। ठीक है, तो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स दो प्रकार की होती है, स्टैटिक्स और होती है डायनेमिक्स। स्टैटिक में रेस्ट के अंदर आपकी स्टडी की जाती है, डायनेमिक्स के अंदर मोशन के अंदर स्टडी की जाती है। मोशन के अंदर की स्टडी दो प्रकार की होती है, एक तो सीधा सीधा मोशन की स्टडी कर रहे हैं, उसके पीछे का जो रीजन है उसकी स्टडी नहीं की जाएगी, तो उसे बोलोगे काइनेमेटिक्स बोलोगे। और जो मोशन है उसकी स्टडी की जाएगी, साथ साथ में उसके पीछे का जो रीजन है उस रीजन की भी स्टडी की जाएगी, तो उसे क्या बोल सकते हो, काइनेटिक्स बोल सकते हो। या दूसरे शब्दों में बोला जाए तो ये सिर्फ ज्योमेट्री ऑफ मोशन का स्टडी है, इसमें ज्योमेट्री ऑफ मोशन एज वेल एज कोज ऑफ मोशन यानी कि फोर्स भी इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो अब अपना मेन टारगेट है इस काइनेमेटिक्स को स्टडी करना। ठीक है, तो अब इस काइनेमेटिक्स को भी आगे अपन और डिवाइड कर सकते हैं कि काइनेमेटिक्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट की मोशन होगी वो मोशन कितने प्रकार की होने वाली है और कैसे कैसे होने वाली है। ठीक है, तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो आपको काइनेमेटिक्स पढ़ने के लिए अब कुछ एक चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि मैंने बोला कि स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल। तो अब मोशन जो है, मोशन को बोलते हैं गति, तो ऑब्जेक्ट की जो गति है वो गति को स्टडी करने के लिए आपको एक रेफरेंस फ्रेम की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, रेफरेंस फ्रेम की। ठीक है, और उस रेफरेंस फ्रेम के लिए आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ती है किसी भी पोजीशन को बताने के लिए। ठीक है, तो यहां पर दो चीज आ गई कि कोई भी पार्टिकल जो है वो मोशन में है, अगर मोशन में नहीं रहेगा तो किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। तो यहाँ पे रेस्ट और मोशन इन दोनों को समझना क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है, और इन दोनों को समझने के लिए आपको रेफरेंस फ्रेम को समझना जरूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो यहां पर अपना चीज आती है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन, अब रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों रेस्ट एंड मोशन जो है, पहली बात तो एक रिलेटिव पैरामीटर्स है, एब्सोल्यूट पैरामीटर नहीं है। रिलेटिव पैरामीटर का मतलब है कि ये डिपेंड करता है कि इनका ऑब्जर्वेशन कैसे हो रहा है। उस ऑब्जर्वेशन के रेस्पेक्ट में आप बताओगे कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या मोशन में होगा। ये एब्सोल्यूट पैरामीटर्स नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब है कि जो रेस्ट में है वो सभी के लिए रेस्ट में है और जो मोशन में है वो सभी के लिए मोशन में है। तो ऐसा नहीं है, तो ये क्या है, रिलेटिव पैरामीटर्स है ना। रेस्ट एंड मोशन, मोशन आर रिलेटिव पैरामीटर्स। ठीक है, ये रिलेटिव पैरामीटर है। ठीक है, यानी कि इनका जो रेस्ट और मोशन जो है वो आपका ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है या ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो अब देखो रेस्ट क्या होती है। रेस्ट मतलब है जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप ऑब्जर्व कर रहे हो ऑब्जेक्ट को, उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा, रेस्ट कहलाएगा। ठीक है ना, क्या मैंने बोला कि जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, उस पॉइंट को बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम। क्या बोला जाएगा, रेफरेंस फ्रेम। तो किसी भी रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में पार्टिकल की पोजीशन अगर चेंज नहीं हो रही समय के रेस्पेक्ट में, तो वो क्या कहला जाएगा, रेस्ट में कहला जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख देते हैं इसकी। ठीक है, रेस्ट, ठीक है, पोजीशन ऑफ ए particle does not change with respect to reference frame। रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट है पार्टिकल, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर चेंज हो रही है तो वो किस में आ जाएगा, मोशन में। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू
रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में अगर किसी पार्टिकल का जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, मोशन में कहलाएगा। और ये सारे के सारे जो पैरामीटर्स है वो कैसे लिए जाते हैं, टाइम के रेफरेंस में देखे जाते हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसके रेस्पेक्ट में पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, तो अब ये दोनों चीज है आपकी क्या हो सकती है, कोई भी चीज मोशन में हो सकती है, वो किसी और चीज के लिए आपकी किस में हो सकती है, रेस्ट में भी हो सकती है। तो रेस्ट और मोशन किस पे डिपेंड कर रहा है, रेफरेंस फ्रेम पे। तो रेस्ट और मोशन डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम। अब रेफरेंस फ्रेम पे देखो कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े हो, किस पे खड़े हो, रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, और रेलवे प्लेटफॉर्म पे एक पेड़ खड़ा हुआ है, क्या है, पेड़ है। तो आपके रेस्पेक्ट में उस पेड़ की पोजीशन क्या है, रेस्ट है कि मोशन है, रेस्ट है ना। आप जहां खड़े हो आप फिक्स हो गए, पेड़ जहां है वो फिक्स हो गया। अब आप खड़े हो तो आपके रेस्पेक्ट में वो पेड़ वहीं का वहीं रहने वाला है, उसकी पोजीशन चेंज होने वाली नहीं है। तो वो पेड़ किस में है, रेस्ट में है। ठीक है, लेकिन इसी पेड़ को अगर आप, ट्रेन उस प्लेटफॉर्म से गुजर रही है और ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति अगर उस पेड़ को देखेगा तो वो पेड़ कैसे दिखेगा, मोशन में दिखेगा, चलता हुआ दिखेगा। तो उस कंडीशन में उस पेड़ को जो आपके क्या बोलोगे, मोशन में। यानी एक ही ऑब्जेक्ट या पार्टिकल जो है वो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में या रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में आपका रेस्ट में भी हो सकता है और किस में हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि एक बस के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति और एक रोड के किनारे पे खड़ा हुआ व्यक्ति को एक पेड़ की पोजीशन, एक को रेस्ट में दिखाई देती है, एक को मोशन में दिखाई देती है। क्या ये सही है कि गलत है, सही है। इसके पीछे का रीजन क्या है, पीछे का रीजन ये है कि ये जो चीज है वो किस पे डिपेंड कर रही है, रेफरेंस फ्रेम पे। अब रेफरेंस फ्रेम पे कैसे डिपेंड कर रही है, रेफरेंस फ्रेम जो है वो आपका रेस्ट में है और ऑब्जेक्ट भी रेस्ट में है। तो आपको क्या दिख रहा है, रेस्ट में दिख रहा है। ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, रेफरेंस फ्रेम आपका क्या था, मूविंग, तब आपको वही और सेम ऑब्जेक्ट केस में दिख रहा था, मोशन के अंदर दिख रहा था। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो यहां पर अब एक रेफरेंस फ्रेम का कंसेप्ट आ गया। तो अब रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, तो रेफरेंस फ्रेम होता है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, मान सकते हो आप, क्या मान सकते हो, कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक निर्देशांक मान सकते हो जिसके रेस्पेक्ट में आप पोजीशन को क्या करते हो, डिफाइन करते हो। ठीक है, तो विदाउट रेफरेंस फ्रेम आप रेस्ट और मोशन को आप डिफाइंड नहीं कर सकते। क्लियर है। अच्छा, एक एग्जांपल और देखते हैं। आप एक बस के अंदर बैठे हुए हो, किसमें बैठे हुए, बस के अंदर बैठे हुए हो। अब बस के अंदर बैठे हुए हो और बस चल रही है, लेकिन बस के अंदर दो आदमी बैठे हुए, तो उन दोनों, अगर किसी एक आदमी का दूसरे आदमी के रेस्पेक्ट में आप चेक करना चाहो कि वो रेस्ट में है कि मोशन में है, तो बताओ किस में आएगा, रेस्ट में। किसमें आएगा, रेस्ट में। चल बस रही है लेकिन उसके अंदर दो आदमी बैठे हुए हैं, तो उनको वो क्या दिखेंगे, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या दिखेंगे, स्टेशनरी दिखेंगे, रेस्ट के अंदर दिखेंगे, मोशन के अंदर दिखेंगे नहीं। लेकिन वही बाहर खड़े हुए व्यक्ति जो रोड पे खड़ा हो उसके रेस्पेक्ट में क्या दिखेंगे, वो मूविंग दिखेंगे, है ना, मोशन के अंदर दिखने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपल सी भाषा में मैंने आपको बताया है कि रेस्ट और मोशन जो है एब्सोल्यूट पैरामीटर्स नहीं है, दीज आर रिलेटिव पैरामीटर्स। रिलेटिव पैरामीटर कैसे हैं, ये आपका किस पे डिपेंड करेंगे, रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करेगा कि रेफरेंस फ्रेम कैसे बिहेव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, और रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, ये जो है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में अपन किसी भी पार्टिकल की मोशन की स्टडी करते हैं या उसकी पोजीशन को डिफाइन किया जा सकता है। उसे आप नॉर्मली क्या बोलते हो, रेफरेंस फ्रेम बोलते हो। ठीक है, इतना भाई, ओके। तो मेरे ख्याल से इतना आपके दिमाग के अंदर सेट हो गया होगा। तो आज की क्लास में अपन ने स्टडी किया है कि मैकेनिक्स क्या होता है,
ठीक है। और मैकेनिक्स के अंदर फिर अपन ने आपको मैंने बताया था कि डायनेमिक्स क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, डायनेमिक्स के अंदर भी काइनेमेटिक्स क्या होता है, काइनेटिक्स क्या होता है, ठीक है। और फिर आपको मोशन को स्टडी करने के लिए दो पैरामीटर्स की डिफाइंड होना जरूरी है कि रेस्ट और मोशन क्या होता है, और रेस्ट और मोशन क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। ओके, यहां पर एक नाम और आया है पोजीशन। क्या नाम आया, पोजीशन। तो किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को भी आपको डिफाइन करना आना चाहिए, ठीक है। तो पोजीशन, अब पोजीशन क्या होती है, तो जैसे मैंने बोला कि रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, एक तरीके से सेट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो ये एक पार्टिकल है P, इसकी पोजीशन है x, y, z। तो ये पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसकी लोकेशन जो बताएगा उसे क्या बोलोगे, पोजीशन वेक्टर बोल सकते हो, ओपी वेक्टर। और ओपी वेक्टर क्या होगा, x i कैप, y j कैप और z k कैप। अब इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, क्यों, क्योंकि जैसे आपकी फिजिक्स स्टार्ट होती है तो वहां पर आपकी मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है, ठीक है। और उस मैथमेटिक्स के अंदर आपको वेक्टर बताया होगा, वेक्टर के अंदर आपको वहां पे पोजीशन किसी भी पॉइंट की डिफाइन करना बताया गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपना रेस्ट, मोशन, रेफरेंस फ्रेम एज वेल एज पोजीशन क्या होती है। तो दोस्तों मोशन जो है किसी भी पार्टिकल की वो तीन प्रकार की होती है। अब देखो डिफाइन करने के तरीके डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन मैं कैटेगरी जो है वो मेजर रूप से तीन प्रकार से कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आती है ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है। उसके बाद आती है रोटेशनल मोशन। एक क्या है ट्रांसलेशन मोशन, एक क्या है रोटेशनल मोशन, और एक होती है जनरल प्लेन मोशन। ये तीन प्रकार की गति संभव होती है। अब ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, ट्रांसलेशन मोशन का मतलब है जैसे ये ऑब्जेक्ट है अभी यहां है, और ये जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में ये यहां से यहां आ गया, तो इसमें इसका क्या हुआ, ट्रांसलेट हुआ, ट्रांसलेशन हुआ। इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन। यानी कि इसके जितने भी पॉइंट्स है इस पार्टिकल के, उन पॉइंट्स की पोजीशन सेम है, और वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में पहले यहां थी फिर यहां है, तो उसे क्या बोलते हो, ट्रांसलेशन मोशन बोलते हैं, ठीक है। रोटेशनल मोशन क्या होती है, रोटेशनल मोशन होती है कि इस पॉइंट को मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और उसको फिर ऐसे रोटेट किया, तो ये जो मोशन आएगी उसे कौन सा मोशन बोलोगे, रोटेशनल मोशन बोलोगे। जैसे आपने जनरली देखा होगा फैन जो होता है उसकी एक एक्सिस होती है, और उस एक्सिस के रेस्पेक्ट में फैन क्या होता है, रोटेट होता है, तो उसे कौन सी बोलोगे, रोटेशनल मोशन बोलोगे। या मैं और भी बात कर सकता हूं, आपने क्लॉक देखी होगी, घड़ी देखी होगी, तो घड़ी में जो उसकी सुइयां होती है वो फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या होती है, रोटेट होती है, तो उसे कौन सी मोशन बोलते हो, रोटेशनल मोशन बोलते हैं, ठीक है। अब जनरल प्लेन मोशन क्या होती है, जनरल प्लेन मोशन के अंदर आपको कहीं कहीं ट्रांसलेशन भी देखने को मिलता है साथ में, और क्या देखने को मिलता है, रोटेशन भी देखने को मिलता है, तो उसे कौन सी मोशन बोलते हो, जनरल प्लेन मोशन भी बोला जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने अभी घड़ी का एग्जांपल दिया, उस घड़ी की सुइयां जो है वो क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, और उस घड़ी को मैं अगर मूव भी करा रहा हूं ऐसे, तो सुइयां रोटेट भी हो रही है, और घड़ी के रेस्पेक्ट घड़ी भी मूव भी हो रही है, तो घड़ी मूव हो रही है तो उसकी सुइयां भी क्या हो रही है, मूव हो रही है, और साथ साथ में क्या हो रही है, रोटेट भी हो रही है, तो इसे क्या बोलोगे, जनरल प्लेन मोशन बोलोगे, ठीक है। अब दोस्तों ये जो ट्रांसलेशन मोशन है, ये ट्रांसलेशन मोशन भी तीन प्रकार की होती है, ठीक है। एक होती है आपकी 1D मोशन, 1D मोशन, एक होती है आपकी 2D मोशन, और एक आपकी होती है 3D मोशन। क्या होती है, 3D मोशन, 1D मोशन, 2D मोशन और 3D मोशन, ठीक है। अब 1D मोशन के अंदर क्या होता है, अच्छा आप रोटेशनल मोशन को दोस्तों मैकेनिक्स के अंदर सेपरेटली पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो अब अपन पढ़ते हैं ट्रांसलेशन मोशन, तो 1D मोशन, 2D मोशन और 3D मोशन। अब 1D मोशन में क्या होता है, तो दोस्तों मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि कोई भी पार्टिकल उसकी अपन पोजीशन को डिफाइन करते हैं रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में,
अब उस पोजीशन में मैंने आपको एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट्स लिए थे। अगर उन तीनों कोऑर्डिनेट्स में कोई एक कोऑर्डिनेट ही टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो अपन क्या बोलोगे उसे 1D मोशन। ठीक है, अगर कोई दो कोऑर्डिनेट्स आपके चेंज हो रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में तो उसे कौन सा बोलोगे 2D मोशन। अगर तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं तो उसे क्या बोलोगे 3D मोशन। ठीक है, तो यहां पर एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में सिर्फ और सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है तो उसे क्या बोलते हो 1D मोशन। अब एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा तो वो एक लाइन के अंदर मोशन होने वाला है। किसके अंदर लाइन मोशन होने वाला है? लाइन के अंदर। तो उसे आप लाइन मोशन भी बोल सकते हो और रेक्टिलिनियर मोशन भी बोल सकते हो। रेक्टिलिनियर मोशन या मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, 2D मोशन में क्या होगा, आपके दो कोऑर्डिनेट्स जो है वो क्या होंगे चेंज हो गए। ठीक है, ओनली टू कोऑर्डिनेट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में दो कोऑर्डिनेट आपके चेंज होंगे तो उसे कौन सा बोलोगे 2D मोशन। इसको जो नॉर्मली बोलते हैं प्लेन मोशन। क्या बोलते हो? प्लेन मोशन। यानी एक प्लेन के अंदर जो मोशन होती है उसे क्या बोलते हो आप 2D मोशन। जैसे इस बोर्ड पे अगर मैं ऐसे मूव किया तो यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स आपके क्या हो रहे हैं चेंज हो रहे हैं, एक एक्स मान सकते हैं और एक वाई, तो उसे बोलते हैं प्लेन मोशन। अब इस प्लेन मोशन के अंदर जो है आपको एक मोशन पढ़नी है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन भी प्लेन मोशन का ही एग्जांपल है, एज वेल एज एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर भी आपके दो कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं चेंज हो सकते हैं ना। प्रक्षेपे गति, जैसे आप एक बॉल को फेंकते हो ना तो बॉल ऐसे गया तो उसमें ये वाला भी चेंजेस हो रहा है और ये वाला भी क्या हो रहा है चेंजेस, तो वो क्या है 2D मोशन है। सर्कुलर मोशन के अंदर क्या होता है, जैसे एक टर्न है ना, घुमाव है, इस घुमाव पे एक कार जो है वो टर्न ले रही है, टर्न ले रही है तो उसके भी कितने कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे? दो कोऑर्डिनेट्स। तो सर्कुलर मोशन एज वेल एज प्रोजेक्टाइल मोशन आर द एग्जांपल्स ऑफ 2D मोशन, द्विविमीय गति के क्या है एग्जांपल्स है। ठीक है, 3D मोशन क्या होता है? 3D मोशन में तीन कोऑर्डिनेट्स आपके क्या होते हैं चेंज होते हैं ना, तो ऑल कोऑर्डिनेट्स बोल सकता हूं, ऑल कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऑल का मतलब है एक्स वाई जेड, तीन कोऑर्डिनेट लेते हैं अपन मोस्टली। ठीक है, और इसको बोलते हैं मोशन इन स्पेस। मोशन इन स्पेस यानी अंतरिक्ष के अंदर जो गति होती है उसे कौन सा मोशन बोलते हो आप? 3D मोशन। जैसे आपने पतंग मेरे ख्याल से सभी ने उड़ाया होगा, ठीक है, तो पतंग उड़ाते हैं तो पतंग के अंदर क्या होता है, आप कभी ऊपर गया, कभी इधर गया, कभी नीचे आया, है ना, तो आपके उसके ना जैसे आगे भी जाएगा, पीछे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, लेफ्ट भी आ सकता है, राइट भी आ सकता है, तो वहां पे तीनों सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो है वो क्या हो रहे हैं चेंज हो रहे हैं, तो उसे कौन सा मोशन बोलोगे? 3D मोशन बोलोगे। या दूसरे शब्दों में देखा होगा तो कीट पतंगे देखे होंगे, मक्खी देखी होगी आपने, मक्खी भी कौन सी मोशन करती है? 3D मोशन करती है। ठीक है, तो मोशन है वो तीन टाइप की होती है, ट्रांसलेशन, रोटेशनल और जनरल प्लेस मोशन। ट्रांसलेशन मोशन भी तीन प्रकार की होती है, 1D मोशन, 2D मोशन और 3D मोशन। ठीक है, तो आई होप कि ये टाइप ऑफ मोशंस हैं जो आपके दिमाग के अंदर सेट हो गए होंगे। ठीक है, अब दोस्तों ये टाइप ऑफ मोशन जो है अपने ये तो देख लिया कि इतने प्रकार के होते हैं, लेकिन इनको स्टडी करने के लिए कुछ पैरामीटर्स चाहिए। क्या चाहिए? कुछ पैरामीटर्स। और वो पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं वो भी अपन आज के लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो मोशन पैरामीटर्स क्या क्या है? ठीक है, तो मोशन पैरामीटर्स
ठीक है। तो मोशन के नॉर्मली पैरामीटर एक तो होता है डिस्प्लेसमेंट, एक होता है आपका वेलोसिटी, और एक आपका होता है एक्सीलरेशन। ठीक है, ये तीन पैरामीटर है मोशन के, है ना। तो दोस्तों नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि जो आपके डायनेमिक्स है वो दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होती है, काइनेमेटिक्स, है ना। तो ये काइनेमेटिक्स के लिए ये पैरामीटर्स हैं। तो काइनेमेटिक्स के लिए क्या क्या पैरामीटर चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। ठीक है, एक वहां पे बताया था काइनेटिक्स, उस काइनेटिक्स के लिए क्या क्या पैरामीटर चाहिए, एक तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, फिर आया आपका वेलोसिटी, एक आया एक्सीलरेशन। लेकिन मैंने आपको बताया कि काइनेटिक्स में क्या होता है, स्टडी ऑफ मोशन होता है, लेकिन मोशन के कारण को भी इंक्लूड करते हैं, और मोशन का कारण मोस्टली क्या होता है, फोर्स होता है। क्या होता है, फोर्स होता है। तो यहां पर फोर्स और कंसीडर कर लिया जाएगा। जैसे ही फोर्स आएगा तो फोर्स के साथ आपका क्या जाएगा, टॉर्क भी आ जाएगा। क्या जाएगा, टॉर्क आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपनाएंगे। अब ये सारी की सारी चीजें किसके रेस्पेक्ट में चलते हैं बेटा, टाइम के रेस्पेक्ट में। डिस्प्लेसमेंट भी किसके रेस्पेक्ट में थे, टाइम के, वेलोसिटी भी टाइम के, एक्सीलरेशन भी टाइम के। तो यहां पे एक फोर्थ पैरामीटर और आ जाएगा, वो क्या जाएगा, टाइम आ जाएगा। यहां पर भी क्या जाएगा, आपका टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स के अंदर आपको इन चार चीजों की क्या करनी है, स्टडी करनी है। और साथ में आपको पढ़ना है इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां पर आपको क्या पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ मोशन, और साथ साथ में इक्वेशन ऑफ फोर्स और टॉर्क। ठीक है, तो यहां पे एक एडिशनल चीज आ जाती है, फोर्स। फोर्स की वजह से फोर्स इक्वेशंस और इंक्लूड हो जाएगी। तो आपको ये पैरामीटर्स ध्यान में रखने हैं। डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट के साथ में आपका डिस्टेंस आ जाएगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी के साथ में आपका स्पीड आ जाएगा, एक्सेलरेशन, टाइम, और इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो पहला पार्ट है उसके अंदर आप ये स्टडी करने वाले हो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, टाइम, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सीलरेशन क्या होता है, ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो आई होप कि टाइप ऑफ मोशंस और टाइप पैरामीटर्स ऑफ मोशन, है ना, या मोशन पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, काइनेमेटिक्स के लिए क्या होते हैं, काइनेटिक्स के लिए क्या होते हैं, ये पैरामीटर्स होते हैं। और इन पैरामीटर्स को इक्वेशन ऑफ मोशन और इक्वेशन ऑफ फोर्स के अंदर अपन क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। काइनेमेटिक्स के चार पैरामीटर्स होते हैं, चार पैरामीटर्स को इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर अपन इंक्लूड करते हैं। ओके, ठीक है।